बतौर कार्टूनिस्ट काम करना भी पत्रकारिता ही है जी। लोग भूल चुके हैं कार्टून को, लेकिन कार्टून मुझे लगता है कि आज भी पत्रकारिता का बहुत बड़ा हिस्सा है जी। लेकिन लोग आज की तारीख में, मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो ये कहता है कि सत्ता के खिलाफ सुनना नहीं चाहते या लोग छापना नहीं चाहते हैं। कड़वा अनुभव है ये। इसलिए शायद कार्टूनिस्टों की मांग नहीं बची है, जो डिमांड पहले हुआ करती थी, और ना ही सम्मान बचा है। खैर, मेरी पत्रकारिता की शुरुआत से की अगर बात करें तो पत्रकारिता की शुरुआत उस समय हुई थी जब टीवी था और न्यूज़पेपर था। हमारे समय में मैं बात कर रहा हूँ, क्या एज रही होगी मेरी, 8th क्लास में पढ़ता था या 7th या 8th में पढ़ता था। तो उस समय नव भारत में बाल दुनिया ऐसा कुछ करके पहले चाइल्ड बच्चों के लिए एक स्पेशल पेज आया करता था, आपको याद हो? अब बंद हो गए। जी जी जी। ये किस सन की बात कर रहे हैं? अब क्या है कि अब तो शायद वो लोग वो निकालने लगे हैं, वो मैगजीन आती है, निकालने लगे। वो भी पहले एक पेज आया करता था। तो फर्स्ट टाइम 7th या 8th का बच्चा जितनी भी एज उसकी रहती है, उसमें सदस्यता में ना वो पासपोर्ट साइज फोटो चलते थे, ब्लैक एंड वाइट, और वो भेजते थे लिफाफे में और वो प्रकाशित होते थे। तो मैंने अपना फ़ोटो भेजा था और वो नव भारत उस समय सबसे बड़ा पेपर था। बिल्कुल। सबसे बड़ा पेपर नव भारत हुआ करता था उस समय मध्य प्रदेश का। तो उस समय फ़ोटो मेरा उसमें छपना इतनी कम उम्र में और इतने छोटे शहर से होना और पूरे शहर में चर्चा होना और वो अचीवमेंट पाना, ये मेरी पत्रकारिता की और पेपर में छपने की यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, बहुत पहले बचपन से। ठीक। तभी से कहीं ना कहीं बस कि अब इसी लाइन में जाना, एक ग्लैमर जो मैंने देखा और उसने मेरे को आकर्षित किया। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो 7वीं 8वीं का बच्चा तो इतना अच्छा लिखना जानता नहीं, लेकिन जब 9th 10th में आए तो फिर पत्र संपादक के नाम ये जो जितने भी रहते हैं, तो छोटी मोटी समस्याएं शहर की, और उस समय तो नालियाँ सड़कें वगैरह चौराहे पे जो काम होते थे, लाइटें नहीं होती थी, उसके बारे में लिखना चालू करा। और पहले बहुत सारे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कुछ ही लोग लिखा करते थे, उस समय जागरूक लोग थे और बहुत सारे लोग पत्र लिखा करते थे। सिलेक्टेड जो पत्र होते थे वो प्रकाशित हुआ करते थे, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ करता था। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं 5 लेटर लिखता था, उसमें शायद एक कोई प्रकाशित होता था। तो उसमें लेखनी भी सुधरी और समझ में भी आया मुद्दों को कैसे उठाते हैं और वो लोग जो छपने लाए थे वो कैसे छपता। मैगजीनों में भी लिखे और मेरा फिर मैगजीनों में भी उस समय इंडिया टुडे, आउटलुक उस समय इंग्लिश में आता था, हम लोग हिंदी मीडियम के थे तो सिर्फ तस्वीरें देख के काम चला लेते थे जी। और बड़ी जिज्ञासा रहती थी कि इसमें लिखा क्या है, कोई समझाने वाला भी नहीं था। यही है, मैगजीनों में भी लिखा था उस समय। फिर खेल के प्रति भी रुचि थी, जवान थे, क्रिकेट ज़्यादा खेला करते थे, क्रिकेट सम्राट में भी छपा, खेल हलचल आया करती थी। कि मेरे को बाद में जब कार्टून बनाने के बाद समझ में आई कि हाँ, मैं उन क्या बोलते हैं उन लोगों में से था जो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर उठाते हैं ना तो कार्टून का कोना देखते हैं। आप उनमें से? हाँ, उन लोगों में से मैं था। कोई भी न्यूज़पेपर उठाया तो सबसे पहले कार्टून का कोना देखा कि इन्होंने क्या कटाक्ष किया। तो वो झुकाव था जो मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे समझ में आया। और फिर मुझे एक बार या पहली बार जब हमारा क्या कहते हैं शिक्षक दिवस मनाया था, तो शिक्षक दिवस का जब प्रोग्राम था तो सब लोगों ने फूल पत्ते इकट्ठे किए। फूल पत्ते में उस समय बुके वगैरह लड़कियां खुद बना लेती थी, तो टीचरों को देने के लिए किसी ने कुछ बनाया। तो तब मुझे लगा कि मैं क्या बनाऊं, तो उस समय मैंने शरद जोशी सर और पीपी सिंह सर का कैरिकेचर बनाया। और उस समय मतलब इतना अच्छा हाथ तो था नहीं कि मैंने स्केच से बनाया, उस समय मैंने पेंसिल से बनाया था। और वो फिर मैंने स्टेज पे दिया और जो तालियां मिली और जो सराहना हुई। जॉब तो मुझे नहीं मिली ऐसा कि लोग, लेकिन
जो कार्टून जगत के पितामह कहे जाते हैं, या मैं उन्हें मानता हूँ, हाँ। आर के लक्ष्मण, उनके दर्शन करना और उनसे मिलना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट। आज हाँ, भोपाल में एक कार्टून वर्कशॉप हुई थी जी। जिसमें मुझे पीपी सिंह सर ने भेजा था अच्छा अच्छा अच्छा। कि तुम जाओ, और उन्होंने बुला के भेजा था क्योंकि टू बी वेरी फ्रेंकली मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, क्लास से बंक करना और ये वो, तो मुझे बुलवाया था कि उसको लेके आओ, ये तेरे काम की चीज़ है, तू जा। तो मैं गया। उस समय मैंने इंडिया के सारे ही कार्टूनिस्टों से मिला। राजेंद्र गोवड़ेकर थे, सुधीर तेलंग थे, हिंदुस्तान टाइम्स के तेलंग, हाँ सुधीर तेलंग जी, और भी बड़े कार्टूनिस्ट थे, उन लोगों से मिला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आर के लक्ष्मण आए थे एक दिन के लिए, तो आर के लक्ष्मण से मिला। और उस समय आर के लक्ष्मण की 3 किताबें थी मेरे पास। अच्छा। अभी मेरे पास दिखाने को मैं दिखा सकता था, लेकिन कहीं दबी हुई हैं, आज भी सहेज के रखी हैं। उस पे उन किताबों पर मैंने उन्हीं की किताबों पे उनका ऑटोग्राफ लिया था। आर के लक्ष्मण ने एक चीज़ सिखाई थी। आर के लक्ष्मण ने बताया था कि कार्टून में उंगलियां बनाना, जो ये फिंगर होती है ना, इसके मूवमेंट ही कार्टून को, जो कार्टूनिस्ट है या कार्टून देखने वाला है, इसके जो मूवमेंट होते हैं ये बहुत प्रभावित करते हैं एक कार्टून को। और इनको बनाना बहुत कठिन होता है कार्टूनिस्ट के लिए। जो भी कार्टून बनाता है तो पूछ के देखिएगा, या आप अब कार्टून मेरी नज़र से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। फिंगर जो रहती है ना, उसके मूवमेंट जो कैरेक्टर करता है, वो बनाना बहुत कठिन होता है। और जो कार्टून जितना सुंदर बनाता है, कार्टून उतना ही आपको सुंदर दिखेगा। कुछ कहती भी है फिंगर्स? हाँ, फिंगर कहती है ना, बहुत कुछ कहती है। बहुत कुछ कहती है। अच्छा, फिंगर बहुत कुछ कहती है। चेहरे के मूवमेंट सब लोग समझते हैं। चेहरे के मूवमेंट की स्माइल, क्योंकि आजकल तो क्या है कि आप एड भी देखेंगे तो वो केचप से स्माइल बना देते हैं, ठीक है, बिस्किट का एड देखेंगे तो वो सेट बना देते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर कोई समझता है, लेकिन आप जब उसकी गहराई में जाएंगे तो फिर ये जो जटिल चीज़ें हैं। सेकंड क्या होता है कार्टून में कि आप जितना अच्छा और डिफरेंट बैकग्राउंड रखेंगे, अच्छा, जो देखने वाला है उसको कार्टून उतना ही आकर्षित करेगा। ये देखने वाले को पता नहीं होता, लेकिन अच्छा, जो जब 2 कैरेक्टर बात कर रहा है, तीसरा कैरेक्टर पीछे क्या कर रहा है, हाँ, ये आकर्षित तो जरूर करता है, ठीक है, और उसका ध्यान जाता है उस पे कि वो चिड़िया उड़ा रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि वो तीसरा कैरेक्टर ही मेन बात कह रहा होता है। बिल्कुल। अब 2 कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं, वो तीसरा कैरेक्टर ही बात कर रहा होता है। तो ये बहुत बारीक वाली चीज़। अगर कोई कार्टून उसमें, अगर इस क्षेत्र में पैसा तो बचा नहीं है, काम भी नहीं बचा। नेस्कैफे का एक एड है, शायद आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा होगा। उसमें एक कार्टूनिस्ट होता है जी, संपादक के रूम में जाता है। एड बता रहा हूँ आपको मैं, नेस्कैफे का जी। उसमें संपादक के रूम में जाता है तो संपादक उससे कहता है कि आजकल कार्टून कौन देखता है। और उसमें आर के लक्ष्मण के कार्टूनों का एड में यूज किया है। मैं पहचान ना हूँ कि ये किसके कार्टून है, शायद मैंने देखे हुए। तो जो 3-4 कार्टून उन्होंने दिखाए हैं वो आर के लक्ष्मण के दिखाए हैं। तो वो उसमें वो कार्टूनिस्ट उदास हो जाता है और फिर वो चला जाता है। और फिर वो सोचता है कि कैसे कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाता है लोगों की जिंदगियों में घुसता है, वो जाता है, देखता है दिन में कैसा हो रहा है। उसमें से एक गंभीर विषय को फनी तरीके से कहता है। तो वो कार्टूनिस्ट सोचता रहता है और सोचते ही सोचते फिर वो कॉफ़ी पीता है। तो कॉफ़ी का एड था तो उनको तो कॉफ़ी दिखानी थी। और फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आती है और फिर वो नेट पे अपना कार्टून डालता है। तो जब वो नेट पे कार्टून डालता है तो उसे लाइक आना चालू होते हैं और फिर वो मग पे, किताबों पे, कारों पे कार्टून उसके छपने लगते हैं। तो कार्टून कभी बंद नहीं होता। हालांकि प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा कुछ है नहीं, इतना इंटरेस्ट लोगों का कि अगर मैं मग पे अभी कार्टून बनाऊं और OLX पे या ये जो भी साइट्स है, हाँ, जो सामान बेचते हैं उस पर अगर कार्टून रहे तो
होता क्या है कि उसमें भी ये हो गया कि एड में दिखाना तो आसान है, और वो शायद कार्टून वाले मग, कॉफ़ी के मग या बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स या और भी चीज़ें हैं, क्रॉकरी वगैरह जो बिक रही है। लेकिन उसमें भी क्या कंपनी क्या होशियारी कर रही है कि उसमें ना जो पुराने कार्टून होते ना, आर के लक्ष्मण के, लीजेंड लोगों के, ठीक है ना, वो हम जैसे लोगों को आज भी काम नहीं, हमसे कोई नहीं मांगा, कहीं ना बस नए लोगों को उभरने नहीं दिया जा रहा, नए लोगों को मौका ही नहीं दे रहा है नेट। और सेकंड आपको मैं बात बताऊं कि रील बना कार्टूनिस्टों का सबसे बड़ा दुश्मन। कोई बात अगर किसी को कहनी होती थी, संपादक को भी कहनी होती थी, तो उस समय अगर उनको वो मज़ेदार तरीके से दिमाग में आती थी तो वो अपने कार्टूनिस्ट को बुलाते थे और कहते थे कार्टूनिस्ट को रखा इसलिए जाता था कि इसको इस तरह बनाओ कि ये इस तरह से दिखे। अब क्या है कि जब से रील आया है और कार्टून का खेल भी 2 सेकंड का 2 मिनट का होता था कि बस 2 मिनट में देखा आपने, अपना टाइम पास किया, पेज पलट, ठीक है, गंभीरता का इतना कोई लेता नहीं था, आपने बात पूरी। जब से ये रील आई है तो रील ने ना उस चीज की कमी पूरी कर दी, उस चीज की कमी पूरी कर दी है। तो अब क्या है कि आदमी रील देखता है तो वो उसको कार्टून में इतना इंटरेस्ट नहीं आता कि वो क्या है, कार्टून में दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। आजकल आदमी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि उसको दिमाग लगाना है कि भाई तूने क्या बनाया है, कौन क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, जो इतना लिखा होता नहीं, कैरेक्टर क्या बोल रहा है, आदमी पढ़ता नहीं है। मैंने अपने दोस्तों को या मिलने वालों को जब मेरे कार्टून दिखाता हूँ, पहली बात तो अब मैंने दिखाना छोड़ दी है कि अब मेरे से कोई बोलता भी है कि दिखाओ तो मैं कार्टून नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जितनी उसमें मेहनत करता हूँ वैसे वो पढ़ता भी नहीं है पूरा। मैं उससे कहता तो हूँ कि यार इसे पढ़ तो ले कि क्या कह रहा है, तो शायद तुझे आदमी उसके लिए इतनी मेहनत करता है, तो वो पढ़ने में लोग इतना इंटरेस्टेड रहते नहीं है। तो ये हो गया, तो आदमी को पढ़ना बंद करा दिया रील ने, वो सुन लेते हैं और रीलें अच्छी भी बन रही हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे कटाक्ष उस वजह से भी मेरे को लगता है कि कार्टूनिस्टों को फर्क पड़ा है। हमारे गुरु हैं और मैं तो शेखर कुरेरा को कॉपी करता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी को तो कॉपी करके आप सीखते हैं ना, कंटिन्यू उन्हीं का कार्टून आप बनाते प्रेरित तो। हाँ, तो मुझे शेखर कुरेरा के जो कैरेक्टर्स रहते हैं मैं उन्हीं को कॉपी कर करके सीखा, तो कहीं ना कहीं उनकी कला की झलक आपको दिखेगी मेरे कार्टून, वो आ जाती है। तो मैं शेखर कुरेरा करता हूँ, तो एक ही कार्टून 3 पेपर में काम करता है। ये होता ना, पंजाब केसरी में भी वही छप रहा है, नवभारत में भी वही छप रहा है, नवभारत टाइम्स में भी उन्हीं के छप रहे हैं, ठीक है। तो कोई पत्रिका में तो पत्रिका में भी उन्हीं के छप रहे, एक ही कार्टून इसके 4-6 पेपर में, और वही छोटा उठा रहा है, वही वेबसाइट उठा देंगे, वही कार्टून, तो वही चीज़ें चल रही। आजीविका चलाने के लिए अगर आप कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्कोप है। हाँ, एनिमेशन वगैरह में जाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अगर राजनीतिक कार्टून बनाना चाहते हैं, कटाक्ष करना चाहते हैं, तो उससे आप परिवार नहीं चला सकते। हकीकत वही है कि आप जैसे देख रहे हैं कि अधिकतर मीडिया हाउस अब क्या है कि जो तात्कालिक सरकारें रहती हैं उनके खिलाफ लिखने में डरते हैं, उससे पीछे हटते हैं, और कार्टून तो धज्जियाँ उड़ाता। तो सबसे पहले कार्टून की धज्जियाँ उड़ाई पॉलिटिक्स में। पहले एक जमाना हुआ करता था कि जब किसी पॉलिटिशियन का कार्टून बनता था तो वो खुश होते थे। सबसे ज़्यादा अगर किसी पॉलिटिशियन के कार्टून बने वो थी इंदिरा गांधी, सबसे ज़्यादा तरीके से आपने देखे होंगे, उस जमाने में उठा के देखेंगे आपको इंदिरा गांधी के मिले, और धज्जे ही उड़ाता था कार्टून। और लेकिन आज की तारीख में जो राजनेता आ रहे हैं वो किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ों को, मतलब ना तो उसमें वो कला देखते हैं, ना ही कहते हैं ना कि वो सिर्फ ये कहने की बात रह गई है कि आपका आलोचक आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। वो आलोचक को आलोचक ना समझ के दुश्मन समझते हैं, तो वो कार्टून में दुश्मन रहते हैं, बैन लगा देते हैं, ये कर देते हैं। मेरा तो एक बहुत छोटे से पेपर में कल से ही बंद हुआ है मेरा कार्टून, आप बहुत अच्छे शगुन का है। अरे हाँ, एक छोटे से पेपर में कार्टून छपता था, कंटिन्यू छप रहा था पिछले 1.5 साल से। अच्छा। आज ही नहीं छपा है। हाँ। तो वो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू छाप रहे थे, लेकिन वहाँ भी किसी ने फ़ोन करा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है और अधिकतर कार्टूनिस्ट की मजबूरी है कि वो व्यवस्था के खिलाफ बनाएगा। हाँ, मतलब ठीक है, कार्टूनिस्ट की मजबूरी क्या है, कार्टूनिस्ट की जिम्मेदारी कि वो व्यवस्था के खिलाफ बोले।
अब आपके इलेक्शन है तो मैं अपोजिशन के खिलाफ क्या बनाऊं जब उसके पास कोई पावर ही नहीं है। वो चलो एक दो चीजें अपोजिशन कुछ करता है तो वो बन जाती है, रोज अपोजिशन के खिलाफ मटेरियल नहीं मिलता। रोज तो भाई शासन प्रशासन की खिलाफ आपको मटेरियल मिलेगा और वही आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो वो आपकी जिम्मेदारियों से आपको हटाया जा रहा है। और IT सेल से जुड़े हुए हैं कार्टूनिस्ट जो वो चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मुझे ये लगा कि अपन तो कलाकार हैं, किसी एक विचारधारा से जुड़ने की बात भी नहीं है इसमें। तो कोई कार्टून बनवाना चाहे तो बनवा सकता है। तो जो IT सेल से जुड़े हैं तो ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश नहीं की। मैं गया तो शायद मेरा बेड लगता कि मेरे को किसी पार्टी का IT सेल ने लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको जमा नहीं। क्योंकि एक दो कार्टून बनाने के बाद जो मेरे अंदर का कार्टूनिस्ट है जो वो जाग जाता है और वो बात किया जाता है जो उन लोगों को पसंद नहीं है। तो इसलिए बात बनती नहीं है। तो इस तरह के कार्टूनिस्ट आजीविका तो नहीं चला सकते। मैं विषय कैसे डिसाइड करता हूँ, मतलब क्या कैसे चुनाव करते हैं? विषय मेरा कोई डिसाइड नहीं रहता। मैं सुबह न्यूज़पेपर उठाता हूँ या न्यूज़ देखता हूँ या कोई चर्चा होती है या अपने ही घर में कोई कुछ भी होता है तो बस उसी में, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तीनों से बात कर रहा हूँ, तो इसी में कोई बात निकलेगी और वो बात रह जाएगी। तो वो बाद में निकल आती है, उसके माध्यम से निकल आती है। हाँ, निकल आती है। हर कार्टूनिस्ट मेरे हिसाब से यही करता है, बात निकल आती है। एक बार मैं तो अब छोटे शहर से हूँ तो मेरे कार्टून प्रकाशित कोई बड़े पेपर में तो होते नहीं। तो मैं फेसबुक पे डालता रहता हूँ। तो जब मैं फेसबुक पे डालता हूँ तो 2-4 बार शहर में बवाल हो। अच्छा, शहर में बवाल होता है? हाँ। एक डॉक्टर साहब के लिए डाल दिया था। अब वो सरकारी डॉक्टर हैं लेकिन प्रैक्टिस जो है अपने क्लिनिक पे काफ़ी चल रही है। वो चीज़ देखी, वो बनाया, लोगों को पसंद भी आया, बात सही भी थी। तो उन्होंने पुलिस की धमकी दी, 5-7 फोन आए थे इधर से उधर से। तो डरते नहीं हैं हम लोग, मतलब इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार होते हैं और कभी भी कुछ ऐसा बनाया ही नहीं है कि कानूनी तौर पर घेरा